नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च हर साल पूरे विश्व में जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहते हैं कि एक महिला का जीवन या उसकी जो अस्तित्व है वो तभी पूरा होता है जब वो माँ बनती है। ये एक सोच है, ये एक धारणा है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम हर किसी के दिल से जुड़ी हुई बात है। हर महिला अपनी उम्र दराज जब होने लगती है, एक यंग एज में आने लगती है, तो उसे शादी और उसके बाद माँ बनने की जो ख्वाहिश होती है उसे पूरा करने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर वो लगा देती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और बात करते हुए जानेंगे कि एक माँ बनना कितना महत्वपूर्ण है और माँ बनने के लिए जो हम कोशिश करते हैं वो किस तरीके से, क्या प्रोटेक्शंस हमें लेनी चाहिए, कौन सी केयर हमने करनी चाहिए ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो स्वस्थ और सुदृढ़ रहे। इसी विषय पर बात करेंगे हम डॉक्टर सुमित बाहेती जी से, जो कि है सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट किम्स कडल्स, अ मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट ऑफ किंग्सवे हॉस्पिटल। मैम, स्वागत है आपका। और महिला दिन के उपलक्ष्य में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो है वो यंग एज जो फीमेल्स हैं या लेडीज़ हैं, उनके लाइफस्टाइल की वजह से कहिए या जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है वो कहिए, माँ बनने के मतलब माँ जब बनती हैं तब तो वो काफ़ी केयर करती हैं खुद की और अपने बच्चे की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि माँ बनने के पहले भी क्या हमने कोई खास केयर करने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद सारा परिवार, पूरा हस्बैंड और वो खुद भी अपने खुद की हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाती है, बहुत अच्छी से अपना ध्यान रखती है। सारे विजिट्स फॉलो किए जाते हैं, डॉक्टर्स के चेकअप्स पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं, वो सारा तो बहुत अच्छी से होता है। बट देन यही चीज़ अगर हम प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले करें, कुछ बेसिक टेस्ट, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस अगर हम पहले से करें तो जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क्स है प्रेगनेंसी में जो आने की संभावनाएं होती है उनको हम कम कर सकते हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी जो हमारा मोटो है उसकी तरफ हम लोग बहुत अच्छी से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ही हम लोग इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी केयर, मतलब गर्भधारणा से पहले का केयर या देखभाल जो बोलते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आजकल हम लोग जानते हैं कि कई लोग काफ़ी सारे लोग, अधिकतर लोग आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बात करते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में बात करते हैं। तो इसको प्री प्रेगनेंसी केयर को हम लोग एक हेल्थ चेकअप की तरह, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरह ही लेंगे। और ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के विमेन में करना चाहिए, हाँ, ज़रूरी होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने गर्भधारणा होने से पहले उस लेडी की या उस कपल की बॉडीज आर इन ऑप्टिमल हेल्थ, ये देखने के हिसाब से ये चेकअप किया जाता है। जब बात करते हैं कि हम प्री कंसेप्शन वाला जो केयर है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी सोच है स्पेशली हमारी कंट्री में ऐसे कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने और उसके बाद बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट होने तक एक माहौल अलग होता है, हर कोई उस लेडी के आगे पीछे होता है, उसकी केयर करना है। तो मतलब कई लोगों की सोच ये भी है कि हम तब तो केयर करते ही हैं, फिर ये क्या हुआ कि प्री कंसेप्शन जो केयर है वो क्यों करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी? जैसे हम देखते हैं कि कई बीमारियां हम लोग क्लिनिकली पता चलने से पहले, क्योंकि हम लोग उनको इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, कुछ सोनोग्राफी कर रहे हैं, कुछ तो उसकी वजह से पता चलती है। तो उसी तरह से अगर किसी को थायराइड है तो अनलेस वी टेस्ट इट वी विल नॉट नो इट फॉर श्योर। तो उसी तरह से कि अगर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप में प्रेगनेंसी रुकती है, बहुत अर्ली एज ग्रुप में, टीन एज में, या बहुत लेट एज ग्रुप में जैसे अबव 35 ईयर्स, तो कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत अर्ली प्रेगनेंसीज अगर प्लानिंग की जाती है, इंटरवल कम हो जाता है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। आजकल क्योंकि बहुत अच्छे मेडिकल केयर की वजह से बहुत से लेडीज़ है जिनको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, वो भी प्रेगनेंसी रख पाती है। बट
इन केसेस में अपने को पहले से हमको जानकारी होनी चाहिए कि उनका बेसिक मेडिकल कंडीशन किस तरह चल रहा है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, झटके की बीमारी, इस तरह की कंडीशन अगर है तो उनमें कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्री प्रेगनेंसी केयर में देखते हैं। जी, तो अब मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये उन लेडीज़ के लिए ज़रूरी है जो जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, या फिर जिनके, जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारियां, अगर किसी की फैमिली में ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो क्या उन्हीं लोगों के लिए ये ज़रूरी है, या नॉर्मली हर किसी ने इसको मतलब केयर करना चाहिए? हाँ, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हर कोई इस प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग केयर को करे, क्योंकि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें रहेगा कि प्रिवेंटिंग अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। सो दैट इज वेयर इट कम्स। फर्स्ट थिंग विल बी सो दैट यू कैन प्लान प्रेगनेंसी व्हेन द बॉडी इज इन ऑप्टिमल हेल्थ कंडीशन, राइट। सो अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए इसी समय पर हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभी मेरा जस्ट एजुकेशन खत्म हुआ है, अब मैं थोड़ा करियर बनाना चाहती हूँ, फिर मैं और थोड़ा कुछ, मेरा प्रमोशन का टाइम है तो मैं और थोड़ा डिले करना चाहती हूँ। सो व्हेन दे कम टू अस वी कैन टॉक टू देम कि नाउ दैट यू आर approaching about 35 years, it is always better that you plan pregnancy now. क्योंकि जैसे 35 इयर्स के बाद में ओवरीज का भी एजिंग होने लगता है, एग्स का एजिंग होने लगता है, उसके बाद कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आने का बेबीज में रिस्क बढ़ता है। सो ये जो एक नहीं तो अपनी एक डेली लाइफस्टाइल में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि इस बारे में सोचना पीछे छूटते जाता है हर बार। सो वंस दे कम टू अस वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट मैम, अभी आपने मेंशन किया है, इसलिए आपसे ये जानना है मुझे कि जैसे आपने कहा कि लड़कियों का आजकल अपना करियर और इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने ही मेंशन किया है कि आफ्टर 35 अगर आप प्रेगनेंसी है तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में मुझे आपसे जानना है कि क्या ये जो प्री कंसेप्शन वाला केयर है वो महिलाओं के लिए ही ज़रूरी है, या उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ता है? ऑलवेज बेटर, बिकॉज इट टेक्स टू टू फॉर्म अ बेबी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ये जो जर्नी है पेरेंटहुड का, दोनों जन साथ में ही शुरू करें और दोनों साथ में आते रहे। सो दे विल गेट accustomed to the what is expected ahead with them. Simultaneously जो आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया है, तो थोड़ा स्ट्रेस रिड्यूस करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे चेंज करना, if they have any habits of smoking or alcohol उनको curtail करना, these all things will help for the prospective father also. They are very important to improve the semen count and the quality of the sperms to have a healthy baby. बहुत अच्छी बात आपने बताई। और वैसे आजकल की जो जनरेशन है उनमें एक ट्रेंड भी है, वी आर प्रेग्नेंट वैसा। Yes. तो दोनों ने that is really a good thing because the husband is involved in the that change we have seen. We have been seeing that change, that they are together and they are together in the baby care also later on. So that is a good that's a positive sign. Yes, positive change in the society, I'll say. एक और चीज़, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्री कंसेप्शन केयर के बारे में, तो क्या स्टेप्स होती हैं इसमें कि कौन सी मतलब कब ये शुरू करना चाहिए और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? यस, जनरली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अराउंड 3 to 6 मंथ्स पहले हम ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या कंसल्टेशन प्लान करना चाहिए, सो दैट अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस में कुछ आता है, थायराइड या कुछ इन्वेस्टिगेशन कुछ आते हैं इस तरह से, तो हम लोग उसको कंट्रोल करने में जो समय लगता है, सो दैट द बॉडी इज इन अ ऑप्टिमल हेल्थ व्हेन यू प्लान प्रेगनेंसी। सो 3 to 6 मंथ्स बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी, उस समय पे आपने ये कंसल्टेशन प्लान करनी चाहिए। तो इसमें क्या स्टेप्स होती है, मतलब आप काउंसलिंग करते हैं, मेडिसिन होती हैं, कैसे होता है? सो बेसिकली इसमें 3 तरीके में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो पहला एक कंसल्टेशन, सो दैट एक हिस्ट्री टेकिंग विच विल गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली, अबाउट द कपल, एंड उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस एंड देन सम एडवाइस बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। तो इसके मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स पकड़ूंगी। उसमें फर्स्ट विल बी कि एक तो प्लान्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए, सो प्रिवेंटिंग द अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, सो दैट यू नो व्हेन यू आर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन कब यूज़ करना है, कितने समय तक यूज़ करना है, या अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हो तो उसको स्टॉप करने के बाद आप कितने टाइम में फर्टिलिटी विल बी रिज्यूम्ड बैक अगेन। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में डिस्कशन होता है। And the second point in that will be about the nutrition.
राइट। तो न्यूट्रिशन में आजकल जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है ओबेसिटी जी। So yes, this is the right time to talk to the girl about obesity, so that she is very motivated at this time. Yes, and she will try to do everything possible to reduce. If we advise her on reducing her weight, so that is the best time to talk about that. So optimization of weight by diet and by exercise, regular exercise, a healthy lifestyle. तो इससे क्या होगा कि इस बारे में जब बात करेंगे, इस बारे में जब डिस्कशन होगा, तो वेट रिडक्शन जब शुरू होता है तो प्रेगनेंसी जो रुकने में दिक्कतें आती है कई बार ड्यू टू ओबेसिटी एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, वो भी कई बार कम होती है विद दिस चेंज इन द लाइफस्टाइल, एंड देन दे कैन प्लान प्रेगनेंसी ऑल्सो। मैम अभी आपने बताया कि प्रेगनेंसी के 3-4 महीने पहले से ये केयर करना हमने शुरू करना चाहिए, बट मुझे आपसे जानना है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है जिसमें ये केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, या ओवरऑल आफ्टर मैरिज जब भी आप प्लान करें तो ये केयर कर सकते हैं? इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट एवरीबडी हु इज़ प्लानिंग प्रेगनेंसी शुड प्लान इट, बट अगर आपको कोई प्रीवियस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे हमने बात की डायबिटीज़ है, तो एक एक के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली अगर बात करें कि अगर कोई लेडी को डायबिटीज़ है ऑलरेडी एंड शी वांट्स टू प्लान हर प्रेगनेंसी, सो एक शुगर का गोल होता है कि द शुगर शुड बी केप्ट इन दिस रेंज। फिर जो HbA1c जो हम 3 मंथ्स का टारगेट देखते हैं शुगर कंट्रोल का, तो दैट शुड बी लेस देन 6.5 बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी। अगर ये कंट्रोल सही नहीं रहेगा तो जो इनिशियल पार्ट है जहाँ पर आपको पता चलने से पहले ही कि प्रेगनेंसी रुकी है, ये पता चलने से पहले ही वो बेबी का डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका रहता है। सो बाय द टाइम यू नो कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो डेवलपमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो हाँ, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है कि ये कंट्रोल पहले से अपना प्रॉपर रहे। और उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस जो आपको चल रहे होंगे डायबिटीज़ के लिए रूटीन में, वो सारे मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होते हैं, तो यू नीड टू चेंज टू सेफर मेडिकेशंस सो दैट हाँ वो मेडिसिन का इफेक्ट भी बेबी पे ना आए। तो इस तरह से डायबिटीज़ के बारे में। इसी तरह से अगर हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी है और कोई मेडिसिन चल रहे हैं, तो उसमें कोई मेडिसिन है जो बिल्कुल भी मतलब प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं चलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो मेडिसिन से आपको सेफर मेडिकेशंस पे शिफ्ट करना है और आपका बीपी कंट्रोल प्रॉपरली रखना है, सो दैट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट द मेडिसिन्स विल नॉट अफेक्ट द बेबी एंड योर ब्लड प्रेशर शुड ऑल्सो बी कंट्रोल साइमल्टेनियसली। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जिसके बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ हैं कि झटके की बीमारी अगर लेडी को है तो ऐसा बोला जाता है कि उसको बच्चा रुकना ही नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में भी तकलीफ आएगी। तो ये कुछ अंश तक हम लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, सही है, बट देन उसके बारे में पूरी जानकारी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसको कुछ झटके की बीमारी है और उसके लिए कुछ मेडिकेशंस चल रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बेबी में कुछ एबनॉर्मेलिटी आने का रिस्क बढ़ता है, बट देन स्टिल मोर देन 90% ऑफ द बेबीज आर नॉर्मल। एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप जस्ट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट यू स्टॉप द मेडिसिन, आप बंद कर दोगे कि ये दवाई से प्रॉब्लम होने वाली है, तो जब अगर झटका आएगा तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए उनको वो कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखना है एक मिनिमम डोज पे। उनको जैसे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग पे आएंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में कंसल्टेशन करते हुए उनका मेडिसिन का डोजेज मिनिमम रिक्वायर्ड डोसेज पे लाते हैं, कम से कम नंबर ऑफ मेडिसिन पे जिस पे वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बीमारी को, और सेफर मेडिकेशंस उस तरह से कंट्रोल करते हुए वो चल सकते हैं। और फिर जब प्रेगनेंसी रुकता है तो बेसिकली जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो इट विल बी लाइक अ कंबाइंड मल्टी डिसिप्लिन केयर। और हार्ट डिसीज है किसी को तो पहले से अगर हमको जानकारी है, उनका एक बेसलाइन इको हो जाए, उनकी प्रेगनेंसी में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कशन करके हम लोग उस बारे में एक प्लान रेडी कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कब कुछ कॉम्प्लिकेशन आने का पॉसिबिलिटी है। कुछ एक हार्ट डिसीज होते हैं जिनमें हम लोग प्रेगनेंसी को नहीं प्लान करना, इस तरह से उनको एडवाइस दे सकते हैं जहाँ पर मदर की जान को ज़्यादा रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मैम अभी आपने जो बताया है या जो चीज़ें बताई है वो ऐसा लगता है कि हम कई सारे हमारे जीवन में बातें होती हैं जिन्हें हम निगलेक्ट कर जाते हैं, ये शायद उन्हीं में से एक है। और अब आपने जो समझाया उससे ये समझ में आता है कि जैसे हम अपना लाइफ
प्लान करते हैं, लाइफ सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, वो जैसे प्लान करते हैं, सेम उसी तरह हमारी लाइफ का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Yes. उसे भी हमने उतना ही सीरियसली लेकर प्लान करना जरूरी है। बिल्कुल, ये मदर की हेल्थ के लिए और आने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जी, है। बिल्कुल। मैम, अभी आपने इतनी सारी चीज़ें जो बताई है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, अगर ये पहले से है और उसके बारे में हमने केयर करनी चाहिए, ये तो है, लेकिन उसके अलावा भी और कोई चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है? बिल्कुल, इसके अलावा मैं 2 और चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक, अगर शादी ब्लड रिलेशन में होती है किसी की, तो उस वहाँ पर जेनेटिक डिसीज़ आने का रिस्क बढ़ता है। उसके अलावा हमने काफ़ी कॉमनली इस साइड पे, अपने साइड पे सुना हुआ है कि थैलेसीमिया ट्रेट एंड सिकल सेल ट्रेट, ये अगर मदर में है तो हमने फादर का भी चेक करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ द जीन्स विल बी पास टू द बेबी। तो उस तरह से हमको उसका प्लानिंग भी करना चाहिए कि फादर पॉजिटिव है, क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, सो दैट जो जेनेटिक पास ऑन होने वाला है बेबी में, उसका क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या पहले कोई बेबी में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम आ चुका है, सो वो प्लानिंग एक बार हो जाता है, तो जब प्रेगनेंसी रुकती है, सो वी ऑलरेडी नो कि हमको प्रेगनेंसी रुकने के बाद में ये बेबी में क्या क्या टेस्टिंग देखनी है, कैसे जाना है आगे। ये एक जेनेटिक स्क्रीनिंग वाला पार्ट हो गया। और दूसरा एक पार्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है वैक्सीनेशन। सो रुबेला इज़ वन ऑफ द डिसीज़ जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। रुबेला इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होता है, बट अगर वो प्रेग्नेंट लेडी में होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर होता है तो वो बेबी को इफ़ेक्ट कर सकता है, बेबी में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर सकता है। तो उसके लिए एक सिंपल टेस्ट होती है जहाँ पर हम लोग रुबेला का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं ये टेस्ट करते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो वो वैक्सीनेशन दे सकते हैं। बट ये वैक्सीन इज़ अ लाइव वैक्सीन, तो इसलिए ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले अगर हम दे दें और उतना समय तक प्रेगनेंसी प्लान ना करें तो द लेडी विल बी इम्यून, और फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे इन्फेक्शन आने का रिस्क कम हो जाता है। मतलब हर तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है या हमारा जो आने वाला बेबी है उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो उसे, और वो एकदम हेल्दी ऐसा बेबी हो। अब हमारा ये डिस्कशन देखने के बाद जाहिर है हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्हें बहुत क्यूरियोसिटी होगी और जो इस केयर को करना भी चाहेंगे, लेकिन सवाल ये उठेगा कि हम शुरुआत कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या ले, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? बिल्कुल, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा व्हेनेवर समबडी इज प्लानिंग प्रेगनेंसी, और मे बी पोस्ट मैरिज ऑल्सो यू कैन हैव दिस केयर व्हेन इवन इफ यू आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी इमीडिएटली। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में आप कंसल्टेशन शेड्यूल करवाइए। उसके बाद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में सीरियसली उस चीज़ पर हमको थॉट देना चाहिए, बिकॉज अ हेल्दी बॉडी will definitely have a healthy pregnancy. So lifestyle changes with regular exercise, eating lots of green vegetables, fruits and all the healthy diet, avoiding junk food and regular exercise जो हम lifestyle changes की बात करते हैं, so that it will be a healthy body for having a healthy pregnancy, right? And इसके अलावा cessation of smoking, reducing on alcohol intake, और कोई सब्सटेंस अब्यूज़ होगा तो उसको बंद करना है। एनवायरनमेंट में कोई अगर केमिकल्स है या कुछ है जिनका एक्सपोजर होने से रिस्क हो सकता है बेबी को, तो वो कम करने हैं। सम पीपल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ में काम करते हैं, कोई लेडीज़, तो उनके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनको वो एक्सपोजर ना मिले। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी जो हो रहा है वहाँ पर, एक्सरे टेक्नीशियंस है जैसे, तो वो एक्सपोजर प्रिवेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग पहले से ध्यान देना चाहिए। उसके साथ में एक फॉलिक एसिड जो विटामिन होता है वो बेबी की अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जनरली एक 3 मंथ्स पहले हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और ऐसा लगता है कि हम अभी तक जो प्रेगनेंसी वाला स्टेज होता है हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और उसे हम प्राकृतिक मानकर चलते थे। उस प्राकृतिक चीज़ को भी हम पहले से ही केयर करके और अच्छा सफल बना सकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स के लिए आपने यहाँ पर दी। थैंक यू।